हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल अफेयर्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे जून मंथ के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे युवा स्कीम के बारे में
क्या है ये युवा स्कीम? ये एक मेंटरिंग यूथ ऑथर्स के लिए है, जो मतलब अब नए नए ऑथर्स को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इंडिया में भी बुक्स को बढ़ावा दिया जाए, ऑथर्स को बढ़ावा दिया है एंड खुद की बुक्स पब्लिश की जाए। इसीलिए एक स्कीम युवा के नाम से स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। युवा की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना, और पूछा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा आपकी युवा स्कीम ये स्टार्ट की गई। सबसे पहला क्वेश्चन तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा आपकी ये ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है युवा। सेकंड चीज, फुल फॉर्म क्या रहेगी युवा की? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसकी थीम रहेगी। ये 30 साल के नीचे के जो ऑथर्स हैं उनके लिए है, और ये प्रमोट करता है रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर ऑफ इंडियंस टू प्रोजेक्ट इंडियंस राइटिंग ग्लोबली, ताकि एक पूरे ग्लोबल स्केल पर, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारी बुक्स की जो राइटिंग्स हैं उनको पब्लिश किया जा सके। इसीलिए ये युवा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट चीज पूछी जाएगी, मिनिस्ट्री की तो बात हो गई, मिनिस्ट्री की बात आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर पूछा जाए कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी रहेगी इसकी, तो वो है नेशनल बुक ट्रस्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम देखें। इसमें एक चीज और याद रखना, 75 ऑथर सेलेक्ट किए जाएंगे। इनका एक टेस्ट कह सकते हैं या कंटेस्ट होगा बीच में, उनको अनाउंस किया जाएगा 15 अगस्त को, और स्कॉलरशिप मिलेगी इनको 50,000 रुपए पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ताकि वो अपनी राइटिंग्स लिखें एंड आगे उसको पब्लिश करें बुक्स को, ताकि हम उसको एक लार्ज ग्लोबल स्केल पे पब्लिश किया जा सके। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया फर्टिलाइजर। आई रिपीट, नैनो यूरिया फर्टिलाइजर रिसेंटली लॉन्च किया गया इफ्को के द्वारा। इफ्को की फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, ये आपकी इफ्को की फुल फॉर्म है। न्यू वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड ये आपका डेवलप किया गया इफ्को के द्वारा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नैनो यूरिया लिक्विड एफिशिएंट क्योंकि ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को विद द इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी। आपकी सॉइल को भी ये ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। इट विल क्रिएट ह्यूज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर विद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द ग्लोबल वार्मिंग। देखो, जैसे हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, आगे आपके काफी सारा हम ये केमिकल्स भी यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि वो सारा केमिकल साथ साथ, जैसे बारिश होती है आप उसमें पानी देते हैं तो वो आपके ग्राउंड वाटर में जाके मिलता रहता है। उसको अवॉइड करने के लिए ये नैनो यूरिया फर्टिलाइजर डेवलप किया गया, ताकि ये आपके ग्राउंड वाटर लेवल पे भी ग्राउंड वाटर पे भी इफेक्ट ना डाले, ठीक है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? किसके द्वारा डेवलप किया गया? इफ्को के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? आपके प्लांट से रिलेटेड, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूलों का, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, ताकि उसका ध्यान रखा जा सके और उसको एक बड़े स्केल पे इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि उससे क्या हो कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ सके, इवन हमारी जो प्रोडक्शन हो उस पर ज्यादा इफेक्ट आए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो। ऑलराइट, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा? एक्सपोर्ट करने में ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारा एक पैसा रेवेन्यू वो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये अभी 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स पे टेस्ट किया जा रहा है और टोटल 53 क्लस्टर्स इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं। अगर पूछा जाए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई गोपाला ऐप को इंप्लीमेंट कर दिया गया विद उमंग ऐप प्लेटफॉर्म से, ठीक है। आई रिपीट, ई गोपाला ऐप को इंप्लीमेंट कर दिया उमंग प्लेटफॉर्म के साथ। गिरिराज सिंह, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, उन्होंने अनाउंस कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई गोपाला ऐप। सबसे पहले ई गोपाला की फुल फॉर्म जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइफ स्टॉक, ठीक है, ये आपकी ई गोपाला, इसको मर्ज कर दिया उमंग के साथ, जो कि है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। और ये हुआ किस दिन? ये वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि आपका 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, उस दिन इनका इंटीग्रेशन सामने आया, ठीक है। चलो, अगर हम उमंग ऐप की बात करें, उमंग ऐप क्या है? सबसे पहले उमंग की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एक डिजिटल इनिशिएटिव रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, टू एक्सेस सेंट्रल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, ताकि सेंटर और गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस करा जा सके उमंग ऐप के थ्रू।
ये ऐप एम करती है टू ऑल द सिटीजन्स टू ऑफर 100 ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड सर्च एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये सिमिलरली अगर हम अब ई गोपाला की बात करें, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था ई गोपाला ऐप अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम फॉर फार्मर्स ऑन 10th of September 2022। ये ऐप प्रोवाइड करता है फार्मर्स को फ्रीडम फ्रॉम मिडलमैन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, हेल्थ एंड डाइट फॉर कैटल। मतलब फार्मिंग से रिलेटेड उनको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन एज वेल एज मिडल मैन की नीड हटा देता है। RSDO became the first institution to be declared SDO under the One Nation One Standard mission on BIS। सबसे पहले बता दो वन नेशन वन स्टैंडर्ड ये है क्या। ये एक ऑब्जेक्टिव है ताकि जैसे आपको पता है, अगर हम बात करें केसर की, केसर आपका सबसे ज्यादा आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वहाँ का जो स्टैंडर्ड है, वहाँ का जो फील्ड है, वहाँ का क्लाइमेट है, उसको सपोर्ट करता है। तो सिमिलरली जैसे अगर मैं बात करूँ, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बोली जाती है कर्नाटका में, जूट की बात की आपकी वेस्ट बंगाल में। तो इससे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड है कि वहाँ से अगर सामान आ रहा है। स्पाइसेस हमें देखा जाता है केरला, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, स्पाइसेस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ की जाती थी, किस स्टेट से की जाती थी, केरला से की जाती थी। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और इस स्टैंडर्ड को एक ग्लोबल मार्केट में ले जाने के लिए, जैसे आपने ब्रांड्स देखे हैं, ब्रांड क्या है, ब्रांड एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड को सिग्निफाई करता है कि अगर आप इस ब्रांड के कपड़े लेंगे तो आप इसको एक स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो सिमिलरली प्रोडक्ट्स का एक बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट में एक बूम लाने के लिए एक ग्लोबल स्केल पे, इसीलिए ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड एक ऑब्जेक्टिव, एक स्कीम स्टार्ट की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिजाइन यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स विच विल बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द पर्टिकुलर सेक्टर। इसके साथ याद रखना, वन नेशन वन स्टैंडर्ड की जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर आता है और प्रोडक्ट्स को ग्लोबली हम एक्सपोर्ट कर सकें विद द कंपेटेबल इन द ग्लोबल मार्केट, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में जाके एक कंपीट कर सकें दूसरे प्रोडक्ट से, ताकि उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो। इसीलिए ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड लाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 का। ये याद रखना किसके द्वारा रिलीज किया। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है, वो किया नीति आयोग के द्वारा रिलीज। दूसरा पूछा जाएगा कि किस स्टेट ने इसमें टॉप किया, तो केरला के द्वारा इसमें टॉप किया गया। तीसरा क्वेश्चन, वर्स्ट परफॉर्मर कौन रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड में, वो है बिहार आपका वर्स्ट परफॉर्मर रहा। ठीक है, इसके साथ साथ दो चीज और याद रखना, एक तो हो गया कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया, थर्ड एडिशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020 का। कहां पे रिलीज किया गया? इसको न्यू दिल्ली में रिलीज किया गया। ठीक है, ये तो हो गया। अगर हमने स्टेट की बात की थी तो केरला सबसे ज्यादा टॉप पर रहा एंड जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा वो रहा बिहार। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं, ये तो हुई स्टेट की बात, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो चंडीगढ़ टॉप पे रहा अमंग द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 ईयर ऑफ इंडिया एआई। इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है, ये आप याद रख सकते हैं। इसको 1 साल पूरा हो गया, मतलब इसकी एक फर्स्ट एनिवर्सरी अभी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई थी। ऑलराइट, एंड ये नेशनल एआई पोर्टल क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी आपका न्यूज़ है, आर्टिकल्स हैं, इवेंट्स चल रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, या कोई नया इंफॉर्मेशन आई है, कोई नई पब्लिशिंग रिसर्च वहाँ पे पब्लिश की गई है, तो वो सारा आपका इस पोर्टल पे आता है, जो कि है www.https://indiaai.gov.in। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम्स की। मतलब आपने देखा होगा जैसे CGHS, DGHS, तो सिमिलरली कुछ फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च की गई डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जिनको डिजिटाइज कर दिया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के IT प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगर इन स्कीम्स के बारे में देखें, CGHS क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, जो कि जैसे आप पेंशनर्स हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, XMPs, या जो सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं जो सर्विसेज, उनके लिए होता है। उसमें क्या है कि जो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, अगर आप कोई भी CGHS एफिलेटेड हॉस्पिटल में जाके अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका एक कार्ड बनता है, आप वहाँ पे वो कार्ड दिखाइए एंड आपको पूरी कैशलेस फीस होती है। मतलब आपको वहाँ पे कोई पैसा नहीं देना अपने ट्रीटमेंट के लिए। सिमिलरली रैन स्कीम है, ये क्या है? अप टू 15 लाख रुपीस का प्रोवाइड करती है पुअर पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सिमिलरली HMDG क्या है कि जिन लोगों की जो कमाई है साल की 1,25,000 रुपए के करीब है, इससे कम है,
उनको 1,25,000 रुपए का एडिशनल अमाउंट दिया जाता है ताकि वो अपना हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट पे अपना एक्सपेंडिचर खर्च कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ने अभी कुछ प्रोवाइड पेंशन स्कीम स्टार्ट की कोविड-19 विक्टिम्स के लिए। आप इसको समझिए कि जो कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की डेथ हुई एंड वो घर में कमाने वाले एक लौते आदमी थे या फिर महिला थी, उनकी फैमिली को ताकि एक डेली वेज के रूप में या पेंशन के रूप में कुछ अमाउंट प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपना घर सस्टेन कर सकें, ये एक पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई। ठीक है, 90% ऑफ द डेली वेज उनको प्रोवाइड किया जाएगा उनकी फैमिली को। एंड ये कब 24 मार्च 2020 से लेकर 24 मार्च 2022 के बीच 22 के बीच में जिन जिन लोगों की डेथ हुई एंड उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, सिर्फ वही कमाने वाले थे, इसी वजह से उनको ये स्कीम प्रोवाइड की जाएगी एंड उनको ये डेली वेजेस के रूप में 90% ऑफ द डेली वेजेस कह सकते हैं, ये पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। EESL ने अभी पार्टनर किया किसके साथ? iShare के साथ उन्होंने पार्टनर किया। किसने? EESL ने। क्या पार्टनरशिप की? फॉर एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सॉल्यूशंस। एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सॉल्यूशन जैसे आपने देखा आपके एसी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, ये क्या है? कूलिंग डिवाइस ही तो है। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में देखते हैं, आजकल तो मॉडिफाइड लैब कंप्यूटर्स आ जाते हैं, सीपीयू मॉडिफाइड होते हैं, उनमें आपने कूलिंग सिस्टम देखा है, वो भी क्या है? कूलिंग टेक्नोलॉजी है। तो आपके एसीज को और बेटर करने के लिए ताकि वो और एनर्जी एफिशिएंट हो, वो ज्यादा एनर्जी खर्च ना करे, तो आपने देखा होगा 5 स्टार एसीज आते हैं, 3 स्टार एसीज आते हैं, 4 स्टार एसीज आते हैं। वो क्या है? वो आपका कितनी एनर्जी बचाते हैं उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किसके साथ टाई अप किया? भी रिसेंटली उन्होंने टाई अप किया iShare के साथ, ताकि एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सॉल्यूशन लाया जा सके फ्यूचर में, ताकि जो डिपेंडेंस है एनर्जी पे वो थोड़ी कम हो। ये क्योंकि हम देख रहे हैं, अगर आप दिल्ली का केस देखें, दिल्ली में क्या है कि गर्मी इतनी ज्यादा है, तो अभी हर घर में एक एसी चाहिए होता है, हर ऑफिस में एक एसी चाहिए। उससे क्या है कि जो एनर्जी की डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्यों ना हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे आपकी एसी जो हम यूज कर रहे हैं, फ्रिज जो यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है, अमाउंट जो वो एनर्जी कंजप्शन है वो कम हो जाए। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हर घर में होता है, अगर वो फ्रिज हर घर में बिजली ज्यादा खाएगा तो ऑल ओवर द इंडिया कितने ज्यादा फ्रिज है, तो कितनी ज्यादा एनर्जी होगी। अगर वही एनर्जी अगर हम 10% से भी रिड्यूस कर सकते हैं तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो कि अभी रिलीज की गई डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल के द्वारा मिलके। इसमें बताया गया कि पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार एंड केरला, इनको हाईएस्ट ग्रेड मिला है इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इसका भी 3rd एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट वाज रिलीज अभी रिसेंटली, और इसका जो 1st एडिशन 2019 में रिलीज किया गया था। और इन 5 स्टेट को किस ग्रेड में रखा गया? ग्रेड 1++, इस ग्रेड में रखा गया इनको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एनटीपीसी ने अभी रिसेंटली यूएन के सीईओ वाटर के साथ अभी एक एमओयू कह सकते हैं या एक साइन किया, ताकि वो मिलके काम करेंगे किस फील्ड में? वाटर कंजर्वेशन में। किसने? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने मिलके किसके साथ? यूनाइटेड नेशन के सीईओ वाटर मैंडेट के साथ मिलके वाटर कंजर्वेशन पे बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमने लास्ट मंथ एक वीडियो करी थी जिसमें बताया मैंने आपको कि वाटर, जो क्लीन वाटर है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन है। एंड काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें लोगों को डेली नहाने का पानी या पीने का क्लीन वाटर भी नहीं मिलता है। वाटर स्केर्सिटी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपका ये आता है वाटर कंजर्वेशन, वाटर को वेस्ट ना करें। सेव वाटर, आपको याद होगा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था पहले, ताकि वाटर का बचाया जा सके। सेव वाटर में क्या था कि आप टैप को जल्दी बंद कर दें, जब आप ब्रश कर रहे हैं तो टैप वाटर बंद रखें, उससे वाटर वेस्टेज नहीं होगा। आप शावर कम करें क्योंकि शावर से वेस्टेज ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड होती हैं। तो इसी में ध्यान रखते हुए एनटीपीसी ने रिसेंटली किसके साथ? यूनाइटेड नेशन के सीईओ वाटर मैंडेट के साथ मिलके मतलब उनके साथ मिलके एक डील साइन करी, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आगे वर्क करेंगे, जो कि वाटर सिक्योरिटी पे रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एनटीपीसी की, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और कभी एस्टैब्लिश हुआ? 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट, और एक चीज इसमें याद रखना है, ये मिलके क्या करेंगे, काफी ज्यादा वेरियस इनिशिएटिव्स लाएंगे कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, कहाँ पे जहाँ पे पानी की कमी है उनकी जाके हेल्प करेंगे, वहां पे वेरियस अदर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे, ताकि एक वाटर लेवल को हम, जो ग्राउंड वाटर लेवल भी आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पे ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल ना के बराबर हो गया अब। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 2 स्पॉट कम हो गई है। ठीक है, आई रिपीट, इंडिया की रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 स्पॉट कम हो गई है, और जो रैंक है अब इंडिया की वो है 117। ठीक है, एज पर द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि पार्ट था 2030 के एजेंडा के, जो कि 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने अडॉप्ट करे थे 2015 में। ये रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उनके द्वारा रिलीज की गई, और इंडिया की क्या रैंक रही इसमें, 117वीं रैंक रही। ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं बात करूं स्टेट जो कि काम अच्छा कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, वो है केरला, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। वहीं जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रही वो है झारखंड एंड बिहार। अगर सीएससी की बात करें, इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भी सीड मिनी किट प्रोग्राम स्टार्ट किया, ताकि पल्सेस, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट्स, इनकी प्रोडक्शन को हम बूस्ट कर सकें। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे, ये सीड मिनी किट प्रोग्राम के अंदर 20 लाख सीड्स ऑफ पल्सेस, 8 लाख सोयाबीन की एंड 74,000 ग्राउंडनट की मिनी किट्स प्रोवाइड की गई फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ताकि एक बड़े स्केल पे हमें बूस्ट मिल सके प्रोडक्शन का इन द पल्सेस एंड सोयाबीन्स एज वेल एज योर ग्राउंडनट। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर आता है। इसको कौन फंड कर रहा है, सेंटर फंड कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक चीज और, नेशनल नफेड, जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रक्षा मंत्री हमारे कौन है, राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली एक ई बुकलेट क्या होती है, ई बुक होती है जैसे आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, ये हार्ड कॉपी नहीं होती, इसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भी एक ई बुकलेट रिलीज की गई ऑन 20 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिफॉर्म्स पे रिलेटेड, जो 2020 में हुए थे। ठीक है, ई बुक रिलीज की गई 20 रिफॉर्म्स इन 2020, जो कि एक ई बुक है, मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई। अगर मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, ये क्या दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, वो सारी बातें आपकी इसमें की गई हैं। ठीक है, बी इट पावर, बी इट एनर्जी सेक्टर, एनर्जी से रिलेटेड, या फिर अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस से रिलेटेड जैसे इक्विपमेंट्स को प्रिक्योर करना, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, एडवांस करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। 20 में से कुछ इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपोर्ट, स्त्री शक्ति इन आर्म्ड फोर्स, ट्रायल एंड टेस्टिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंगिंग आत्मनिर्भरता टू डिफेंस, कुछ ये इनिशिएटिव्स या फिर कुछ रिफॉर्म्स 2020 में से की जो 20 रिफॉर्म्स इन 2020 की ई बुकलेट है, उसमें से ये कुछ 10 रिफॉर्म्स आप देख सकते हैं, 9 रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखना, कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भी वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। और ये इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क बना कहां पर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिएगा। इसके अलावा मार्क करना है आपको कि 63.8 एकर्स लैंड पे इसको बनाया गया है, और इसको बनाने में कुल 145.5 करोड़ की लागत लगेगी। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ रायपुर में बनेगा इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। ये क्या है कि यहाँ पे क्या है, लोग आएंगे, फार्मर्स आएंगे, अपने यहाँ पे डेवलप करेंगे, वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे। इवन वहाँ पे फिर एक फूड मार्केट भी स्टैब्लिश की गई, ताकि लोग वहीं से प्रोडक्ट वहाँ पे उगा के वहीं पे उसको बेच सकें इजीली। एकदम प्योर का प्योर खाना मिले, ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं आप इसको, ताकि लोगों को एक प्रॉपर फूड पार्क मिल जाए एंड एक प्रॉपर लोकेशन मिल जाए कि वहां पर जाके हमें प्रॉपर वेजिटेबल्स मिलेंगी। जैसे आपकी सब्जी मंडी कह सकते हैं आप इसको हिंदी में। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क इसको इंग्लिश में कह दिया, या सब्जी मंडी, रायपुर छत्तीसगढ़ में बनेगा ये। नेक्स्ट है, एशिया का पहला वर्कशॉप ऑन मेमोरी स्टडीज कहां पे या किसके द्वारा होस्ट किया गया, तो इंडिया के आईआईटी मद्रास के द्वारा एशिया का पहला वर्कशॉप ऑन मेमोरी स्टडीज होस्ट किया गया। याद रखने की यही चीज है, वन लाइनर, आईआईटी मद्रास ने होस्ट किया एशिया का पहला वर्कशॉप ऑन मेमोरी स्टेटस, याद रखना।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एक अवेयरनेस कैंपेन अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया था, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के, जो कि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या हो गई, जैसे आप प्लास्टिक की स्पून होती हैं, जो आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो आपको प्लास्टिक की स्पून मिलती है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। आप जो चिप्स खाते हैं, वो जिस चिप्स जो प्लास्टिक बैग में आते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक की वाटर बॉटल, जैसे आप पेप्सी पीते हैं, कोका कोला हो गया, तो ये जिनमें आती हैं वो भी एक सिंगल यूज प्लास्टिक है। क्यों इतना खतरनाक होती हैं ये, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होती है। मतलब अगर आप इन्वायरमेंट में इसको एक बार ये बन जाती हैं तो ये डिग्रेड नहीं होती हैं इजीली, इनको डिग्रेड करने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट। इवन बोला जाता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब ये डिग्रेड होंगी ही नहीं। ठीक है, कहीं 4-5 लाख या फिर उससे भी ज्यादा साल लगेंगे ताकि आपको प्लास्टिक को डिग्रेड कर सके, तो इनको नॉन डिग्रेडेबल बोला जाता है। एंड ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि आपने केसेस सुने होंगे कि एनिमल्स के, जो आपने सुना होगा जैसे गाय वगैरह होती हैं, उनके पेट में भी प्लास्टिक मिली है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ओशन एनिमल्स में जैसे फिशेस, शार्क्स, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, ये भी प्लास्टिक की जैसे खाती हैं, हम नीचे जाता है प्लास्टिक, उसको कंज्यूम कर देती हैं पॉल्यूशन की वजह से, एंड उनके फिर डेथ हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ये पचता नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो इसके यूज़ को कम करने के लिए 2022 तक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया गया सिंगल यूज प्लास्टिक का। किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर, हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 मेडिसिनल प्लान्स फॉर 2024 कोविड-19 केयर के लिए एक ई बुक, वही मैंने बताया सॉफ्ट कॉपी नहीं, इसकी हार्ड कॉपी नहीं, इसकी सॉफ्ट कॉपी रिलीज की गई। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जैसे आपकी पीडीएफ्स हो गई, आपकी जो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इसका पेपर नहीं होता, हार्ड प्रिंटेड नहीं होता, तो ये हार्ड कॉपी नहीं होती। ठीक, तो 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर किसके द्वारा रिलीज की गई, किरण रिजिजू जी के द्वारा रिलीज की, जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष। ये क्या है, ये बताएंगे कि कौन सा प्लांट किस लिए यूजफुल होता है, उसका क्या मेडिसिनल यूज है, फार्माकोलॉजिकल उसका क्या यूज है, थेरापेटिकल उसका क्या यूज रहता है, आप उसको किस वे में यूज कर सकते हैं, एंड उसको कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए आप उसको कैसे मददगार साबित होगी ये आपकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंपनी ने अभी सीबीएसई के साथ मिलकर कोडिंग एंड डाटा साइंस को स्कूल में 6 से 12 साल के बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मेंशन किया गया। एंड माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो सीबीएसई के साथ मिलकर 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए कोडिंग एंड डाटा साइंस इंट्रोड्यूस करेगी स्कूल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला फर्स्ट सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, जो कि है आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया, जिसका नाम है कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसका इनिशिएटिव है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे का, ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे का इनिशिएटिव रहेगा, कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। ये इंडिया का पहला है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सेंटर विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कोयटा फाउंडेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलिएगा। इंडिया और जर्मनी के टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी 70वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा कॉमेमोरेटिव स्टैंप अभी रिसेंटली रिलीज किया गया। किसकी, इंडिया और कंपनी की टाई, कौन सी एनिवर्सरी, 70वीं एनिवर्सरी, किसके द्वारा, फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा। क्या रिलीज किया गया, कॉमेमोरेटिव स्टैंप्स रिलीज किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 31st एडिशन, हमने इंडिया थाईलैंड की कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का अभी हमने देखा, 31st एडिशन जिसको कॉर्पेट भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पेट किसके बीच में होता है, इंडिया एंड थाई के बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इसको ऐसे याद रखिए, इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। कॉर्पेट एक्सरसाइज कहां पे हुई, अंडमान सी में हुई। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका 31st एडिशन देखा गया। इसको बाइन एनुअल कहते हैं, मतलब साल में 2 बार होती है ये। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है वो कि इंडियन साइड से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस सारियू ने पार्टिसिपेट किया। एंड थाईलैंड साइड से हिज मैजेस्टी थाईलैंड शिप ने, जो कि कराबी के नाम से इसने पार्टिसिपेशन हमें दिखा थाईलैंड की तरफ से, इंडियन की तरफ से आईएनएस सारियू। इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई, जिसका नाम है कॉर्पेट। ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल फुल फॉर्म रहेगी। कहां पे हुई, अंडमान सी में हुई, और इसका 31वां एडिशन था इस बार। नेक्स्ट याद रखना है कि अभी एक रिसेंटली एग्रीकल्चर ईयर को वेलकम करने के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, राजा प्रभा। किस स्टेट के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखना, राजा प्रभा को मिथुना संक्रांति के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ना जाना जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। प्रोजेक्ट O2 मतलब ऑक्सीजन है, ये प्रोजेक्ट O2 मतलब प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया क्या था, ताकि जो हमारी मेडिसिनल ऑक्सीजन की डिमांड है, हमने देखा कोविड की जो सेकंड वेव आई उसमें लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हुई जस्ट बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको नजर में रखते हुए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया के नाम से, ताकि इंडिया में मेडिसिनल ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाया जा सके एज वेल एज हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाया जा सके, ताकि अगर फ्यूचर में कोविड से रिलेटेड सिमिलर अगर वेव आती है तो वहां पे इंडिया को पैनिक ना हो एंड वो उसको डील कर सके प्रॉपरली। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा मिलके मलेरिया नो मोर एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई, जो एक NGO स्टार्ट किया गया। क्या है ये मलेरिया नो मोर? मलेरिया नो मोर है ताकि 2030 तक, ये एक इंडिया का टारगेट भी रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक हमें इंडिया से मलेरिया को बिल्कुल खत्म कर देना है। किन दो की पार्टनरशिप हुई? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड ICMR की, ताकि मलेरिया को खत्म सके। और NGO कौन सा स्टार्ट हुआ? मलेरिया नो मोर। एंड ये आपका कब तक खत्म करने की बात की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2030 तक इसको खत्म करने की बात की गई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑलराइट कि कब तक खत्म करने की बात की गई, ईयर पूछा जाएगा 2030, क्योंकि ये टारगेटेड ईयर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स स्टार्ट किए गए, कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स को। ये क्या है? 111 ट्रेनिंग सेंटर ओवर 26 स्टेट्स इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसमें 1 लाख यूथ ट्रेन किए जाएंगे कमिंग 2-3 मंथ्स में। ये आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंडर आता है। इसमें क्या है, आपको कोविड से रिलेटेड लोगों को ट्रेन किया जाएगा, स्किल्स दी जाएंगी, ताकि अगर फ्यूचर में अगर कोई उनकी जरूरत पड़ती है मेडिकल हेल्थ केयर की, ताकि एकदम बर्डन ना हो जाए। हम देख रहे थे कि कई हॉस्पिटल्स में आपके डॉक्टर्स ही प्रोवाइड नहीं होते थे उनको, ताकि मरीज आता था और वहां पे डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं होते थे, हेल्थ वर्कर्स ही अवेलेबल नहीं होते थे। तो उस नीड को खत्म करने के लिए, उस मैन पावर को जो जरूरत होती है, उस मैन पावर की जो जरूरत थी उसको खत्म करने के लिए ये 1 लाख यूथ ट्रेन किए जाएंगे, ठीक है। और इस स्कीम का नाम है कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 हेल्थ वर्कर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अभी डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे जो कि 17 जून को मनाया जाता है, उस दिन ये एटलस लॉन्च किया गया। इसमें यह दिखाता है कि हमारा कौन सा एरिया कितना डेजर्टिफाइड है, खराब हो चुका है। डिग्रेडेड लैंड होती है जहां पे आप उपजाऊ नहीं होती, जो उपजाऊ नहीं है, जहां पे आप कुछ उगा नहीं सकते, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन होगी कि वहां पे डेजर्टिफिकेशन हो रखी है, वहां पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है। तो उसका एक एटलस रिसेंटली रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 17 जून को, जो कि डेजर्ट एंड ड्रॉट डे, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामिता स्कीम की। स्वामिता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये स्वामिता स्कीम अभी रिसेंटली असम में रिलीज की गई है या वहां स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा स्टार्ट की गई ये पूछा जा सकता है कि सर्वे ऑफ इंडिया, असम गवर्नमेंट, नेशनल मैपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक मिलकर MOU साइन किया गया ताकि स्वामिता स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाए। ये किस लिए है? ये है ताकि आपकी जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना उसको डिजिटाइज किया जा सके। ड्रोन टेक्नोलॉजी की यूज करके इसको सर्वे किया जाएगा कि कितनी लैंड किसकी है, कितनी लैंड किसके नाम है, वो सारा ध्यान में रखते हुए पूरा एक प्रॉपर डाटा में एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स है ना और लीगल केसेस है उसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा एंड उसमें काफी ज्यादा कमी आएगी, ठीक है। स्वामिता स्कीम, अगर हम स्वामिता स्कीम की बात करें, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। ये आपका नेशनल पंचायती राज डे है। एक चीज और याद रखना, ये जो हम स्वामिता स्कीम वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे ना, ये पंचायत को और वहां के रूरल डेवलपमेंट ऑफ असम को साथ में लेके करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पे अभी भी गांव जैसा एरिया है एंड वहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, अर्बनाइजेशन अभी नहीं हुआ है। तो वहां पे पंचायत है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको सबको कोलैबोरेट करते हुए साथ में लाके ये इंप्लीमेंट किया जाएगा स्वामिता स्कीम को, ठीक है। 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि नेशनल पंचायती राज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।
और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।